हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ज्योग्राफी का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां होगा, जो हमारी 5000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी थी। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस के लिए 2023 के लिए। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हरियाणा क्या बोल रहा हूँ हिस्ट्री के जो 4100 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है, तो उसमें हमारे लगभग 7 पार्ट हो गया। 7 पार्ट के जरिए हमने मॉडर्न क्या बोल रहा हूँ मध्यकालीन और क्या कहते हैं एंसेंट हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर किसी ने इससे पहले वो 10 पार्ट ना देखे हों ज्योग्राफी के, तो यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसी में वो हिस्ट्री की वीडियो प्रैक्टिस सेट लगा रखे हैं और उसी में ये 10 पार्ट लगा रखे हैं ज्योग्राफी के। तो ये पार्ट नंबर 11 होगा और 11वें में हम यहाँ से देखेंगे द यूनिवर्सल सोलर एंड सिस्टम, यानी कि जो हमारी आकाशगंगा वगैरह है, तो उसको देखेंगे। एक तरफ हमारी चल रही है हिस्ट्री, हिस्ट्री के 4100 क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और क्या कहते हैं प्राचीन यानी कि एंसेंट हिस्ट्री। और दूसरी तरफ हमारी एनसीईआरटी की बायोलॉजी और ये ज्योग्राफी चल रही है। तो इसी तरह हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इनमें से चाहे पहले इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाए या फिर हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाए या फिर बायोलॉजी ख़त्म हो जाए, तो उसके साथ फिर मैं चलाऊँगा आपको। एक तरफ चलेगी हमारी इंडियन पॉलिटी और उसके बाद हमारी चलेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज। फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए और डटे रहिए एक जगह। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे अपना जो हमारी आकाशगंगा वगैरह है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा तीव्र गति में ही चलेंगे। अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे तो 1.50 और 480 पिक्सल पे देखना। तो चलिए लेट अस प्ले। फ्रेंड्स, चलते पहले क्वेश्चन पे। महाविस्फोट का सिद्धांत, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो महाविस्फोट का सिद्धांत या फिर बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है? तो ये बताती है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है ये। महाविस्फोटक सिद्धांत बोलो और कई जगह ये यहाँ बिग बैंग थ्योरी लिखा हुआ है, तो बात एक ही है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए बिग बैंग सिद्धांत या फिर थ्योरी, तो ये किसके बारे में बताती है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि ब्रह्मांड वगैरह कैसे बना था। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बताना एक तरफ भौगोलिक विशेषताएँ और एक तरफ वो क्षेत्र है। तो चलिए देखिए सर, सबसे ज़्यादा सबसे सबसे लंबा नौगम में, ठीक है, नौगम में कौन सा है? तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं सिंपल वे में बता दूँ। जो राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग वन है ना, यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, तो ये उसी की बात हो रही है। जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है भारत का, तो इलाहाबाद से हल्दिया है। और कई बार इसकी लंबाई पूछ लेता, तो ये 1620 किलोमीटर है। जो अभी 6 नवंबर को हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पर ये पूछा हुआ था। ठीक है, ये सीईटी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, तो वहाँ ऑप्शन में सबसे लंबा रेलवे मार्ग क्या बोलते हैं जल मार्ग था, तो इलाहाबाद से हल्दिया, और दूसरा था सादिया से धुबरी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कई बार पीसीएस में पूछा है। तो देखिए सबसे लंबा नौगम मार्ग है, तो ये उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद से है बंगाल के हल्दिया तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा चौथा। भांगर मृदा, ठीक है, यानी कि भांगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये अपेक्षाकृत ऊंचे मैदानों के निष्पेक्ष शैल समूह में पाई जाती है, यानी कि तीसरा। ठीक है, समझ रहे होगे। आगे देखिए कोयला, तो ये गोंडवाना लैंड में मिलता है, कई बार बता दिया। अगर पीछे के प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो ये सब कुछ पता होगा। दंडकारण्य प्रदेश, तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ के इंद्रावती प्रदेश में। डिफेंस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 3 1 2। डिफेंस, ये लॉलीपॉप होते हैं ऐसे क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डिफेंस, अगला क्वेश्चन देखिए, विकर्ण ऊर्जा का, ये देखिए आईएएस का पूछा हुआ था। तो देखिए विकर्ण ऊर्जा का यह प्रतिशत जो किसी पृष्ठ में परिवर्तित होता है, तो उसको क्या कहलाते हैं? तो बताइए वो क्या कहा जाता है? तो बताइए। ठीक है, विकर्ण ऊर्जा का यह प्रतिशत जो किसी पृष्ठ से परिवर्तित होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एल्बिडो, ऑप्शन नंबर बी, और ये आईएएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए, बहुप्रयोजी परियोजना के संदर्भ में यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है बहुप्रयोजी परियोजनाओं के बारे में। तो ये मुचकुंड परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में तो है, आई थिंक छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आई थिंक उड़ीसा की तरफ है। ठीक है, तो पहला गलत है। अब पहला गलत है तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो आंसर है अपना 2। ठीक है, दूसरा देखिए परम्बिकुलम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परम्बिकुलम जो परम्बिकुलम केरल और तमिलनाडु का संयुक्त उद्गम है। ठीक है, तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है। ये मुचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है ये भी हम आगे देखेंगे।
इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी? तो ये दी थी चंद्रशेखर ने डिफरेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये कई बार पूछा है। आगे देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से यह सुझाव किसने दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो बताइए किसने ये बताया था कि हमारी जो अर्थ है तो उसका निर्माण गैसों और डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल कणों से हुआ है? तो ऐसा कहा था ओ सिमट ने, ठीक है, ओ सिमट ने। और ये IAS का पूछा हुआ है। देखिए ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से यह सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और ये अरस्तु ने कहा था, और ये IAS 2001 का पूछा हुआ है। आगे चलिए, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक है मृत, ठीक है, एक डेड तारा, यानी कि एक प्राय मृत प्राय तारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक सुपरनोवा एक तारा है और वो भी कैसा? डेड। नेक्स्ट देखिए, बैकग्राउंड में थोड़ा शोर वगैरह हो सकता है तो आप उसे अवॉइड करना। शून्य की खोज किसने की थी? तो ये की थी इंडियन यानी कि भारतीयों ने। नेक्स्ट देखिए, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो वो क्या कहलाती? तो चंद्रशेखर सीमा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए डिपेंड्स, ये सब कुछ लॉलीपॉप है और ये NCERT की पूरी कॉपी पेस्ट कर रखी है। फ्रेंड्स, ये 9वीं से लेकर 12वीं क्लास की NCERT है जो जियोग्राफी की, वहाँ से कॉपी कर रखी है बिल्कुल पूरी, और NCERT इसीलिए कहते हैं पढ़ना जरूरी है। तो चलिए कथन कारण वाला देखते हैं क्या कहता है। कृष्ण छिद्र, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। तो ये पढ़ के ही सही लग रहा है डिफेंस, और ये हम 6ठी 7वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो ज्योग्राफी है डिफेंस वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो ग्रुप CD का एग्ज़ाम हो या फिर हो IAS PCS का। नेक्स्ट देखिए, कारण क्या कहता है। कृष्ण छिद्र एक गुरुतत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, दोनों ही सही लग रहे हैं पढ़ के डिफेंस, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, AR दोनों सही है, और यहाँ पर व्याख्या हो रही है डिफेंस, यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था नहीं डिफेंस। तो ये ऑप्शन नंबर बी लगा लो, AR दोनों सही है, और व्याख्या हो रही है कि जो ब्लैक होल का जो सिद्धांत वगैरह है ये इतना तेज है कि अपने अंदर प्रकाश को भी खींच लेता है। ठीक है, प्रकाश भी इससे बच के नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो ये पढ़ा होगा आपने 6ठी 7वीं में, तो ये दोनों सही हैं। ये देखिए UP PCS में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया था कि सूर्य का द्रव्यमान 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर सफ़ेद वामन तारे बन जाते हैं? तो बताइए यह किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने ये सबसे पहले सिद्ध किया था कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत हो जाते हैं और वो सफ़ेद वामन के तारे भी बन जाते हैं। डिफरेंस यानी कि जो सूर्य का द्रव्यमान है 1.44 गुना, तो इससे जो द्रव्यमान कम द्रव्यमान वाले तारे हैं तो वो डेड होकर बन जाते हैं क्या? वाइट डॉवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये श्याम बीवर क्या है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये है श्याम बीवर क्या? सारे विकर्ण जो एक, ठीक है, सारे विकर्ण जो इसके पास से प्रभावित होते हैं और उनका अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये श्याम बीवर वही है ब्लैक होल। ये ब्लैक होल की बात हो रही है कि जो सारे मतलब कोई प्रकाश वगैरह इसके पास से जाता है, ये ब्लैक होल ऐसा है, और इसके पास इतना मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया है इसका, अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ चली जाए तो ये अपनी तरफ खींच लेता है, और प्रकाश सबसे तेज माना जाता था। अगर लाइट भी इसके अंदर चली जाए तो ये उसको भी बाहर नहीं आने देता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। ये देखिए ब्लैक होल का सिद्धांत तो ये दिया था चंद्रशेखर ने, ये कई बार पूछा है। नेक्स्ट देखिए, यह सबसे, ठीक है, यह सबसे पहले किसने कहा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी का चक्कर लगाती? तो ऐसा कहा था कोपरनिकस ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 7वीं 8वीं का क्वेश्चन है। आगे चलिए, आगे देखिए, और ये मध्य प्रदेश PCS में पूछा हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से है किसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के ऊपर चक्कर लगा रही है? तो ऐसा कहा था ब्राह्महीर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था में बदलना जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो ये ऐसा कहा था मिलन कोलिच ने। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, मतलब पृथ्वी अपने चारों ओर घूम रही है ना अक्ष पे, तो जिसकी वजह से हमारे दिन रात होते हैं, जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये सब पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूम रही है, और देखिए फिर अभी अभी ठंड का मौसम चल रहा है, थोड़े दिन बाद
गर्मियाँ आ जाएंगी तो ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात और जलवायु परिवर्तन वगैरह होते हैं। तो ऐसा बताया था मिलुटिन मिलन कोचिल ने। ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखिए ठीक है, वर्ष 1998 में नियोमिड उल्कापिंड थी। ठीक है, नियोमिड उल्कापिंड की दृष्टि से यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, तुला तारामंडल में घटने वाली यह एक परिघटना थी, तो ये सही है, लेकिन ये तुला मंडल में नहीं हुई थी। ठीक है, तुला तारामंडल में नहीं हुई थी, तो पहला गलत है। अब ये इन तीनों में पहला है तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि घटना तो हुई थी लेकिन ये तुला तारामंडल में नहीं हुई थी, तो पहला गलत है, तो ये नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और जहाँ जहाँ पहला है वो तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। आगे देखिए, यह परिघटना 33 साल के बाद घटी थी, ये सही है। यह परिघटना जिसमें टेम्पल ट्यूटल नाम का धूमकेतु जुड़ा था, ये भी सही है। ये एक टूटते तारे की परिघटना थी, तो ये तीनों सही हैं, लेकिन पहला गलत है। और आई थिंक ऑप्शन नंबर डी ही है आंसर। ये देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत कथन बताना है। तो चलिए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ग्रुप सी का आज भी पालतू क्वेश्चन है कि पोजिस्ट्रोन की खोज किसने की थी, तो ये की थी एंडरसन और यूएफ हैशनेट। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और ग्रुप सी का पालतू क्वेश्चन है, खासकर एसएससी एमटीएस और रेलवे का। कई बार सीधा पूछते हैं पोजिस्ट्रोन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन, और एंडरसन के साथ एक और थे यूएफ हैश। ठीक है ना, इनका नाम भी याद रखना, तो ये सही है। मेसान, ठीक है, मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की थी, ये भी सही है। सूर्य और तारों में ऊर्जा बेथे उत्पादन का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये सही है। हमें बताना है कौन सा गलत है, तो ये चौथा गलत है। तो ये देखिए, पायरोनियम तत्वों का एनरिको फर्मी संश्लेषण देता है। ठीक है, तो इसका पायरिगोस तत्वों का फर्मी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। जून, ठीक है, जून के माह में निम्न स्थानों पर कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, तो जून के माह में दिन की अधिकतम अवधि होगी, तो ये होगी भोपाल। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की राजधानी है ये भोपाल, याद रखना। हमारी आकाशगंगा, ठीक है, हमारी जो आकाशगंगा है तो उसके बारे में बात हो रही है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने के लिए सूर्य को कितना टाइम लगता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी 25 करोड़ साल। नेक्स्ट देखिए, हमारी आकाशगंगा, ठीक है ना, तो ये हमारी आकाशगंगा में सूर्य को कितना टाइम लगता है, तो ये 25 करोड़ साल लगते हैं। और ये देखिए, आईएएस का पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, विज्ञान के किस क्षेत्र से आप वाइट डवार्फ के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो ये वाइट डवार्फ शब्द है, तो इसके बारे में पता लगता है, ये खगोलीय विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर आपको खगोलीय विज्ञान की जानकारी चाहिए तो उससे रिलेटेड वर्ड है ये वाइट डवार्फ। ठीक है, तो वाइट डवार्फ में हम खगोलीय विज्ञान की जानकारी के बारे में सीखते हैं। तो कोपरनिकस, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोपरनिकस सिद्धांत। ठीक है, कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध थे, तो कोपरनिकस ने ये बताया था, इन्होंने ये बताया था कि सूर्य के चारों ओर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ना कि पृथ्वी के। तो ये कोपरनिकस का सिद्धांत था कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, ना कि ग्रह पृथ्वी के लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए होगे। जो कोपरनिकस था, इसने ये कहा था कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। इस पर लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आज भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है उसका ताप, तारे का रंग। फ्रेंड्स, ये देखिए, यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है, तारे का रंग सूचक है, तो ये किसका है, तो ये ताप का है। और ये देखिए, आईएएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए, वेददेव ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बुध और शुक्र। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आज भी। पृथ्वी का व्यास कितना है, तो ये 12,742 है कहीं ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन में बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी ये कहीं नहीं है। तो जो मैंने बताया ना 12,742 याद रखना, पृथ्वी का व्यास इतना है, और ये अकॉर्डिंग टू द गूगल। ठीक है, आगे चलिए, किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम डिस्टेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी को। नेक्स्ट देखिए, एक भूपग्रह, ठीक है, एक भूपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता रहता है, यह
यह है अपकेंद्र बल के प्रभाव के कारण होता है जो प्राप्त होता है। तो ये बताइए कहाँ से बल प्राप्त होता है। तो देखिए ये बल कहाँ प्राप्त होता है। तो ये देखिए पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर है। तो ये यही है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक उपग्रह है जो अपनी कक्षा में मतलब घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है। तो यह अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रभाव के कारण होता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो होती है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो कंटेंट वगैरह पसंद आ रहा हो तो एक आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करो, मैं बार बार बोलता नहीं हूँ। और चैनल वाले अगर आप जाओगे वहाँ, तो मैंने कई चैनल देखे हैं कि वो ही कहते हैं यूपी पीसीएस की सीरीज चल रही है हमारी, तो आप हमारा यूट्यूब से क्या बोल रहा हूँ, आप हमारा गूगल पे से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमारी टेट सीरीज 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको 499 में। अभी नया साल आने वाला है तो ये 499 से घटाकर 350 में कर देंगे। फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा, मैं फ्री में इतना अच्छा बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सपोर्ट करो। मैं और चैनल वालों की तरह बोलता नहीं हूँ बीच में कि आप लाइक करो, ये करो, वो करो, वो अपना काम नहीं है। बट फ्रेंड्स, थोड़ा फिर भी आप सोचो, अपना परिवार थोड़ा जितना बड़ा होगा, चैनल थोड़ा ग्रो करेगा तो उससे ही और मज़ा आएगा A1 क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड कराने में। तो आई होप मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप समझ गए होगे। समझदार तो आप बचपन से ही हो। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बाकी आप देख सकते हो और चैनल वाले क्या क्या अपना कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं कि आपको PDF मिल जाएगी, आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो अपना काम नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अपने चैनल पर A1 क्वालिटी का कंटेंट है, फ्री था, फ्री है और फ्री ही रहेगा। तो चलिए आगे। ठीक है, एक निश्चित आकृति में अवस्थित तारों को समूह क्या कहलाता है। तो बताइए, ये कहलाता है नक्षत्र। ठीक है, जो एक निश्चित आकृति में जो तारों का समूह होता है उसको कहते हैं नक्षत्र। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन में खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो ये देखिए पृथ्वी अपने घूर्णन कर रही है। ठीक है, इसकी वजह से दिन रात और जलवायु परिवर्तन होता है, तो ये सही है। पृथ्वी की कक्षा में उत्केंद्रता इसकी वजह से भी है। ठीक है, विसुवन आयन पृथ्वी की सूर्य और अवसौर की परिघटना, ये भी सही है, लेकिन हमें बताना है कौन सा संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, सौर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ सौर विकिरण से कोई लेना देना नहीं है पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, सौर विकिरण वगैरह से, दिन रात और क्या कहते हैं जलवायु से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो सूर्य की किरणें आ रही हैं विकिरण, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे चलिए, तो ये किसी तारे का रंग बताता है तो उसके ताप का सूचक है। ये कई बार बता दिया और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि फिर यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर 2008 में पूछा है, यहाँ PCS में 2005 में पूछा है तारे का रंग, तो ये बताता है ताप को। ठीक है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो लॉलीपॉप है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देखिए, अभी कर देते हैं मिलान। आई होप दिखाई दे रहा होगा अब। ठीक है, 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये यूरेनस एक ग्रह है। ठीक है, यानी कि ए का दूसरा, और ये चंद्रमा एक उपग्रह है यानी कि एक, और ये पुच्छल तारा तो ये हो जाएगा चौथा। हेली एक पुच्छल तारा है, और ये कृत्रिम उपग्रहयान है तो ये मैरियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 2143 देखना है हमें। ठीक है, समझ गए होगे ना। तो ये यूरेनस एक ग्रह है यानी कि ए का दूसरा। ठीक है, और ये बी का हो जाएगा पहला, यानी कि चंद्रमा एक उपग्रह है तो पहला, और ये पुच्छल तारा तो हेली एक पुच्छल तारा था, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो 2143 देखिए, ये बता रहा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, ऊर्जा। ठीक है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो बताइए, तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये करते हैं नाभिकीय संलयन से और गुरु गुरुत्वीय संकुचन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1 और 2। बाकी नाभिकीय अभिक्रिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। नाभिकीय विखंडन तो ये तो परमाणु बम वगैरह का सिद्धांत है। ठीक है, आगे चलिए,
किसके ठीक, इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्नी ठीक, सन्नी संकट पृथ्वी के समान है ठीक। तो सिंपल वे में समझिए, इन चारों में से एक ही बात हो रही है कि मतलब इनमें दिन, इसकी दिन की अवधि पृथ्वी के समान है ठीक। दिन की अवधि पृथ्वी के समान और ये पृथ्वी के समान ही अक्ष पर झुका हुआ है। तो ये बात हो रही है मंगल ग्रह की ठीक। बोलते हैं ना कि मंगल ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति मिली है, कि वहाँ पर जीवन संभव है ठीक। तो ये मंगल ग्रह की बात हो रही है, मंगल ग्रह का कंपेयर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द अर्थ ठीक। तो यही बात हो रही है, इसके दिन की अवधि और इसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी की तरह समान है। तो ये मंगल ग्रह की बात हो रही है ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमारी आकाश गंगा तो ये सर्पिलाकार है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक। अंतरिक्ष यात्री, तो ये काला रंग दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को, और ये आज भी फालतू क्वेश्चन बना हुआ है ग्रुप CD का। आगे चलिए, सूर्य ठीक। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.5 यानी कि 8 मिनट 5 सेकंड वगैरह लगते हैं, बट ये कई जगह आपको 8.30 सेकंड भी मिलेगा ठीक। तो ये 8.5 है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर C में बता रहा है 8.5। तो ये देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग तो 8 मिनट, ऑप्शन नंबर C ठीक। आगे चलिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश, तो ये वही बात हो रही है। तो 8 मिनट का टाइम लगता है सूर्य से, मतलब सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने में। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सबसे छोटा ग्रह तो ये बुध ग्रह लॉलीपॉप है ठीक। सबसे बड़ा ग्रह तो ये भी लॉलीपॉप है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे चमकीला ग्रह बुध, सबसे चमकीला ग्रह तो ये शुक्र ग्रह है। इसको भोर का तारा, सांझ का तारा, ब्लैक डिपर और पृथ्वी की जुड़वां बहन पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो ये याद रखना। और सौरमंडल में मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है ठीक। तो ये गलत है, मंदतम गति वाला तो सबसे लास्ट में कौन है, यूरेनस है ना, यूरेनस वगैरह। तो सूर्य जो सबसे दूर होगा वो सबसे धीमा होगा, क्योंकि वो सबसे धीमा दूर है तो सबसे ज़्यादा समय में चक्कर लगाएगा ठीक। तो मंगल तो बिल्कुल सूर्य के पास में ही पड़ता है, तो ये धीमा कैसे हो सकता है, तो यही गलत है ठीक। बाकी आप समझ रहे होगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A फ्लोरिडा, ये अमेरिका का एक शहर का नाम है, ना कि ग्रह का ठीक। आगे चलिए, इंटरनेशनल ठीक, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूरेनियम द्वारा सन 2006 में ठीक, सन 2006 में ये एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो सिंपल वे में समझिए, ये जो सन 2006 में इस प्लूटो ग्रह को बोना ग्रह घोषित करके इसको सौरमंडल की श्रेणी से निकाल दिया था ठीक है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ये ग्रह अभी निकाल दिया है। तो ग्रहों की संख्या ठीक है सब शायद ठीक है। तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं लगभग ठीक है, याद रखना। और यहाँ 8 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है ठीक है, याद रखना। अरुण वरुण 2 ये हो गए, उसके बाद शुक्र, फिर शनि और फिर बृहस्पति, 3 और 2 5 हो गए ना। बृहस्पति हो गया, फिर मंगल बुध आ जाओ, और बुध के बाद एक पृथ्वी ठीक है। तो ये 5 इधर और 3 ये 8 हो गए शायद ठीक है। बाकी आप समझदार हो। आगे चलिए, तारों का मध्यम गति ठीक है। तारों की मध्य गति याद करने के लिए तो ऑप्शन नंबर D, इसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ग्रुप CD का पालतू क्वेश्चन है कि तारों की दूरी कैसे पता लगाई जाती है, तो प्रकाश वर्ष के द्वारा। तो ये लॉलीपॉप है और ये प्रदू आंसर है ठीक है। सूर्य के सबसे निकट बुध है, याद रखना। और ये देखिए किसी टाइम IAS में भी पूछा हुआ था ये ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं, विकर्ण ठीक है। सौर विकर्ण निम्नलिखित में से किस पारस में दिखाई देता है, तो ये बताइए किस में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर A सौर विकर्ण निम्नलिखित में से किस पारस पर दिखाई देता है, तो ये 400 से 780 नैनोमीटर पारस पर दिखाई देगा। आगे चलिए, सबसे ठंडा ग्रह तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और ये है नेपच्यून ठीक है। आगे देखिए, हेल बॉब किसका नाम है, तो ये नाम है पुच्छल तारे का। आगे चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री कौन थे, तो ये बताइए। आई थिंक यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर B मेरे अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं फिर, तो ये B ही है ठीक है, ऑप्शन नंबर B यूरी गागरिन ठीक है। अंतरिक्ष में ये चलने वाले पहले आदमी थे। अगर ये पूछ ले दूसरे कौन थे, तो इनकी जहाज़ में एक इनका कैप्टन भी बैठा था ठीक है।
यहाँ पर नाम है ना यूरी गागरिन, ये गए थे ठीक है अंतरिक्ष में, लेकिन इनके साथ जो जहाज़ में बैठा था लेकिन वो उतरा नहीं था, वो जहाज़ में ही बैठा रहा था, इसलिए इनका नाम आता है ठीक है। अंतरिक्ष में ये पहली बार गए थे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1959 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ये भेजा गया था लाइका ठीक है। लाइका आई थिंक ये किसी छोड़ो ठीक है, ये लाइका एक कुतिया थी ठीक है, बीच जिसको बोलते हैं। तो ये लाइका नाम का एक जानवर था जो कि फीमेल थी, कुतिया ठीक है, तो ये इसको भेजा गया था। आगे चलते हैं, जब जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो भारत निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है ठीक है। तो बताइए, मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ से ये मकर रेखा गुजर रही है ठीक है, और अपना इंडिया भी ये मकर रेखा को टच करती हुई ठीक है, तो अपना इंडिया इस साइड है ना ठीक है। तो बताइए, जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरेंगी तो भारत में क्या सिचुएशन होगी उस टाइम? तो देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब विकसित होता है ठीक है। आगे देखिए, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती हैं? तो ये उठती हैं चंद्रमा से ठीक है। ये जो टाइड वगैरह आते हैं, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं ठीक है, महासागर में ऊंची जल तरंगें उठती हैं तो ये चंद्रमा के कारण यानी कि ज्वार भाटा आता है। आगे चलिए, किस वायुमंडल में जिस वायुमंडल में क्या बोल रहा हूँ जिस वायुमंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं तो वह कौन सा है? तो वो है सप्तऋषि ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये बिहार BCS में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे चलिए, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो ये है 88 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये निहारिका, एक सेकंड फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है तो निहारिका फ्रेंड्स। बाकी हमारे सौरमंडल में धूमकेतु हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन निहारिका नाम का कोई भी तत्व सौरमंडल में नहीं है ठीक है। आगे चलिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाभिकीय संलयन द्वारा। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप CD का ठीक है। खारकर SSC में कई बार पूछा है ऐसा क्वेश्चन ये। आगे चलिए, नई शताब्दी ठीक है। नई शताब्दी में सूर्य उदय की प्रथम किरण भारत में एक यामोत्तर में दिखाई देती है तो कौन सी डिग्री पर दिखाई देती है? तो ये दिखाई देगी 92 डिग्री 30 देशांतर ईस्ट में ठीक है। यानी कि जो नई 17वीं सदी का भारत था तो उसने भारत में पहली किरण जो सूर्य की किरण वगैरह पड़ी थी तो वो देखी थी 92 डिग्री 30 ठीक है, 92 डिग्री 30 देशांतर ईस्ट में ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये IAS का पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन मैंने शायद जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई थी तो वहाँ भी ये क्वेश्चन कराया था। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है हमारे सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है। हमारे सौरमंडल के परिवार के सभी ग्रह पृथ्वी में घनतम है ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। थोड़ा पानी आनी पिया है ठीक है। तो यहाँ पर थे नाम, तो हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर B देखिए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे संघनतम है ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पक्षाभ मेघों में हिम स्फोटकों में ठीक है। जो सूर्य का प्रभाव मंडल है प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है तो पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों के अंदर ठीक है। ऑप्शन नंबर C ये देखिए, IAS का पूछा हुआ है ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है तो चलिए देखिए देखिए यहाँ पर मिलान करना है तो चलिए देखिए, ध्रुव तारा ठीक है। ध्रुव तारा, तो इसका देखते हैं, ध्रुव तारा ठीक है, ये आई थिंक ये उत्तर में होता है ठीक है। ध्रुव तारा आई थिंक उत्तर ठीक है। आगे चलिए, इसको छोड़िए अभी ध्रुव तारे को ठीक है। ध्रुव तारा वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये उत्तर ठीक है, उत्तर में होता है। आगे चलिए, पृथ्वी ठीक है। पृथ्वी का क्या है? तो पृथ्वी का है गुरुत्वाकर्षण बल और ग्रीनलैंड ठीक है। तो ग्रीनलैंड क्या है, इधर देखते हैं ठीक है। तो ग्रीनलैंड आई थिंक ये कहाँ गया
ठीक है ना। ग्रीनलैंड ये आर्कटिक महासागर में पड़ता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी बता रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए अपना वो था ना, क्या कहते हैं, ए नंबर पे क्या था, तो ये देखिए ध्रुव तारा था एक नंबर पे, यानी कि ए का हो जाएगा द, और बी का फ्रेंड्स पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मंडल यानी कि ए, और फिर है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर वगैरह में है, देखते हैं। फ्रेंड्स सही है, ये ग्रीनलैंड पड़ता है आर्कटिक महासागर में, ये सही है। और ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मंडल है, तारामंडल का हो जाएगा उत्तर से। और लास्ट में विस्फोटक फ्रेंड्स, तो विस्फोटक जब विस्फोट वगैरह होगा तो ध्वनि होगी फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। तो ये देखिए आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले का था ना, अब पहले पे क्या था, तारामंडल था ना, ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा होता है, डी नंबर पे है उत्तर फ्रेंड्स, उत्तर दक्षिण में, तो ये सही है। और दूसरे पे क्या था, तो दूसरे पे था पृथ्वी फ्रेंड्स, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में है। और लास्ट में है विस्फोट, तो विस्फोट होगा तब होगी ध्वनि फ्रेंड्स, तो ध्वनि होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस में पृथ्वी के अलावा अन्य पर जीवन की संभावना है। तो ये मैंने बता दिया ना, ये मंगल ग्रह की बात हो रही है, मतलब पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स, तो ऐसे याद रखना। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, तो ये क्या होता है, तो सूर्य के केंद्र में बताइए क्या होता है फ्रेंड्स, और यहाँ पर लगा हुआ है स्टार। तो बताइए केवल वर्ड है, इसको तो हटा ही दो और इसको भी हटा दो फ्रेंड्स, ये तो दुखदाई वर्ड है। तो सूर्य के केंद्र में क्या होगा फ्रेंड्स, द्रव्य होगा, गैसें भी हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन वगैरह गैस वगैरह भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा डी फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के केंद्र में द्रव वगैरह और गैस वगैरह फ्रेंड्स, तो दोनों मिलेगा इसमें फ्रेंड्स। तो चलिए आगे फ्रेंड्स, बाकी आप इसको देख लेना नेट पे एक बार, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर सूर्य के केंद्र की, यानी कि सूर्य में जो सेंटर है तो सेंटर में क्या होगा, तो बाकी देख लेना आप। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो मैं डी बता रहा हूँ, और नहीं होगा तो अगली वीडियो में इसको देखेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर केवल गैसीय अवस्था भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन गैस वगैरह पाई जाती है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बाकी आप एक बार देख लेना नेट पे फ्रेंड्स। आगे चलिए, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन फ्रेंड्स, ये देख लीजिए हाइड्रोजन एक गैस है, तो ये तो होगी फ्रेंड्स। ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे चलिए, सौर फ्रेंड्स यानी कि सोलर एनर्जी निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगी सूर्य से। आगे चलिए, एक खगोलीय एकक फ्रेंड्स यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसतन दूरी कितनी होती है, तो ये होगी सूर्य और चंद्रमा के बीच की, यानी कि एक खगोलीय एकक की दूरी कितनी होगी, तो ये सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आगे चलिए, और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी, तो ये बता दिया पृथ्वी और सूर्य के बीच की है फ्रेंड्स, ये भी ऊपर देखा। आगे चलिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसतन दूरी कितनी है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि 150। ये 150 नहीं है, ये आई थिंक 00 है फ्रेंड, 1500 की पावर 10 की पावर 6 किलोमीटर फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी याद रखना, और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए फ्रेंड, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो ये देखिए ऐसे अगर मिलियन से काउंट की जाए तो ये लगभग 49.5 मिलियन किलोमीटर फ्रेंड्स, 49.5 मिलियन फ्रेंड्स, और 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। तो ये देख लीजिए कितनी जीरो आएंगी इसके पीछे फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ेंगी, तो ये भूमध्य रेखा पर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता, क्योंकि वह पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण से प्राप्त करता है फ्रेंड्स। अभी ऊपर ये क्वेश्चन आया था ना,
कि जो हमारे अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट वगैरह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, तो ये पूछ रहा है वो धरती पर आकर क्यों नहीं गिर रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि वो धरती पर इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि उनकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है पृथ्वी से फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए, एक भू-स्तर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है, तो बताइए कितना होगा ये, तो बताइए फ्रेंड्स। एक भू उपग्रह का परिभ्रमण काल लगभग 24 घंटे होता है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि का लगभग कितना है फ्रेंड, तो पृथ्वी की भूमध्य परिधि बतानी है, तो ये हो जाएगी 40,000 किलोमीटर। आगे चलिए, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये बुध ग्रह है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बुध, क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास है, पास होगा तो सबसे ज़्यादा यही गर्म होगा ना फ्रेंड्स। तो बाट यहाँ पर लगा रखा है ये फ्रेंड्स। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर होना चाहिए बुध फ्रेंड्स, क्योंकि सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म होगा फ्रेंड्स। बाकी आप देख लेना, बट यहाँ पर बिहार वालों ने आंसर लगा रखा है ए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सूर्य का आकार फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी हो सकता है फ्रेंड्स। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर हो तो मैं ए और बी दोनों पे लगा के आता फ्रेंड्स। बाकी कई जगह पढ़ा तो मैंने भी ये सबसे गर्म ग्रह शुक्र है फ्रेंड्स, बट मेरे अकॉर्डिंग जनरल बे के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है ना, तो सबसे गर्म बुध ग्रह होना चाहिए, क्योंकि बुध का तापमान लगभग दिन के टाइम भी 663 कुछ हो जाता है फ्रेंड्स, 663 डिग्री। और देख लो हमारी पृथ्वी पर लगभग अगर 40 डिग्री भी हो जाए ना, तो समझ लो कहते हैं यार बहुत गर्मी पड़ रही है, एकदम झुलसा देने वाली गर्मी। और पृथ्वी की बात हो रही है फ्रेंड्स, अगर बुध पे चले जाओ तो 663 डिग्री में तो ये देख लो बिल्कुल पिघला देगा, इतनी गर्मी है फ्रेंड्स। तो आप देख लेना इसको मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। तो मैं तो दोनों पे लगा के आता अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो। बाकी अगर बिहार वालों ने ए को माना है तो हम भी ए के साथ ही जाएंगे फ्रेंड्स। आगे चलिए, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, तो ये है 109 गुना बड़ा। आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष का 23 डिग्री अनंत है फ्रेंड, तो ये गलत है। उत्तरी फ्रेंड 23 डिग्री नहीं है, 23.5 डिग्री की बात हो रही है फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है 23 डिग्री, तो ये 23 डिग्री नहीं है, ये 23.5 डिग्री है फ्रेंड, समझ रहे होगे। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है फ्रेंड, तो ये गलत है। आगे चलिए, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण में भारत में थुम्बा से गुजरती है, तो ये तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड, ये थुम्बा से ही गुजरती है। ये आईएएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए, यहाँ पर कथन कारण वाला है, तो चलिए देखते हैं कथन कारण वाला क्या कहता है। तो देखिए क्या कहता है फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अति असंभव है फ्रेंड, तो ये सही है। अति असंभव मतलब बिल्कुल ना के मात्र, क्योंकि ये सबसे गर्म ग्रह है फ्रेंड, तो पहला पढ़ के सही लग रहा है। आगे देखिए, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है फ्रेंड, तो ये दोनों पढ़ के सही लग रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जीना असंभव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो ये यार दोनों सही है। और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, तो यहाँ लिखा है नहीं हो रहा, तो ये तो गलत है। तो ये देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, और ये आईएएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम से वेग सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये बताइए। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर किस वेग या फिर कितनी चाल से लगाती है, तो ये लगाती है ऑप्शन नंबर है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये देखिए आईएएस का है। आगे चलिए, पृथ्वी की संरचना में प्रभार यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना होता है, तो क्रोड बना होता है, ऑप्शन नंबर सी, ये लोहे का। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पृथ्वी की 3 परतें होती है ना, एक मेंटल होती है, एक क्रोड और एक सीमा वगैरह होती है, निफे जिसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पर बात हो रही है क्रोड किससे बना होता है, तो ये बना होता है ऑप्शन नंबर 3 लोहे का। आगे चलिए, वायुमंडल फ्रेंड,
वायुमंडल के क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखिए, समताप मंडल के नीचे के भाग में जेट विमान बड़ी आसानी से निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, मतलब बिना किसी रुकावट के साथ उड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बताना है, सही स्पष्टीकरण बताना और सही फ्रेंड्स सही स्पष्टीकरण यानी कि सही आंसर बताना। तो चलिए देखिए, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते, तो ये सही है। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती, तो ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। तो ये दोनों के दोनों सही है। ये IAS 2011 का पूछा हुआ है, लेकिन कई बार डायरेक्ट ग्रुप CD में ऐसे पूछ लेते हैं कि ये वायुयान वगैरह कहाँ पर उड़ते हैं, तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में, ठीक है ना। और वायुमंडल की परतें जितनी है, तो इन सब की ट्रिक की वीडियो लगा रखी है। इन सब की ट्रिक की वीडियो है छोड़, ठीक है ना। छोड़ सब में आया बाहर, छोड़ सब में आया बाहर, ठीक है ना, बाहर। तो छोड़ से बनेगा क्षोभ मंडल, सा से बनेगा समताप मंडल, में से बनेगा मध्य मंडल, आ से बनेगा आयन मंडल और बाहर से बनेगा बहिर्मंडल, ठीक है ना। ये सारी ट्रिक की वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 31 नंबर क्या कहता है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं जो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल वे में समझिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो ये क्षुद्र ग्रह हैं, तो ये क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच। आगे चलिए, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े, उन समूह को क्या कहते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, ठीक है। सूर्य का सबसे छोटा ग्रह ये बुध ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी कि पहले का पहला फिर तीसरा। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह आता है, तो सूर्य से दूसरे स्थान पर आएगा, एक सेकंड रुको, ठीक है। यहाँ पर पूछा है सबसे छोटा ग्रह, तो ये हो जाएगा प्लूटो, यानी कि चौथा। और सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह, तो ये हो जाएगा तीसरा, यानी कि बृहस्पति। और सूर्य के स्थान के बाद दूसरा कौन आएगा, तो दूसरा आएगा शुक्र, यानी कि 2। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह यानी कि बुध, यानी कि 1, यानी कि 43 21 देखना है। तो ये 43 21 ऑप्शन नंबर डी, और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है, तो ये हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिकतम, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा कौन टाइम लेता, तो ये लेता बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर विचार करना, और विचार करने के बाद पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध लवण जल मीठा कुल प्राप्त मात्रा का 1% से भी कम है, ठीक है। तो ये पहला सही है, ठीक है। ये बात हो रही है, मतलब सूर्य पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए लवण जल का मीठा जल मतलब 1% जो पानी है लगभग पीने लायक है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ गए होगे। मतलब यहाँ ये बता रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर मतलब पीने योग्य पानी मतलब लवण मतलब साफ़ सुथरा जल पीने योग्य मीठा पानी 1% से भी कम बचा हुआ है, ठीक है। तो ये सही है। लवण मतलब जिसमें खारापन वगैरह ना हो, ठीक है, ये शुद्ध जल है लवण, ठीक है। और लवणता की बात करें तो लवणता वाला होता है खारा पानी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल लवण मीठा जल 95% ध्रुवीय बर्फ क्षेत्र को और हिमनदों में पाया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। ये 95% भाग तो ये समुद्र वगैरह कहाँ जाएंगे, ठीक है, सारा हिमनदों में होगा। तो ये समुद्र वगैरह ये क्या किस लिए बने हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। आगे चलिए, खग्रास, ठीक है। खग्रास सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देते हैं, तो इसका रीजन बताना है। तो देखिए क्या रीजन है, यानी कि पूर्ण, ठीक है। यहाँ समझ ना आ रहा हो तो ऐसे समझ लो कि जो पूर्ण सूर्य ग्रह होता है, ठीक है, तो केवल सीमित भू क्षेत्रों में ही दिखाई देता है, तो उसका रीजन बताना है। तो देखिए, पृथ्वी के अनुप्रस्थ
परिचंद्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्र की छाया का आकार छोटा होता है, इसलिए वह सीमित भू क्षेत्र में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी टिवन। ये देखिए कितना डीप में पूछा हुआ है। आगे चलिए। यद्यपि प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि पृथ्वी का सबसे दूरस्थ, क्या बोल रहा हूँ, सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह प्लूटो है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घतम है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 में आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो सबसे दूरस्थ कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। ठीक है। तो ये देखिए आईएएस का पूछा हुआ है। ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो मान लो ये सूर्य है तो सूर्य से सबसे दूर है ये प्लूटो। ठीक है। लेकिन जब ये चक्कर वगैरह लगाता है तो ये नेपच्यून से पहले ही चक्कर लगा लेता है। तो उस चक्कर के अकॉर्डिंग बताइए सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? तो प्लूटो तो सूर्य का चक्कर लगा लेता है, लेकिन सबसे दूर अकॉर्डिंग टू द चक्कर लगाने में, ठीक है, चक्कर लगाने में सबसे दूर दराज पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी ये नेपच्यून ग्रह। ठीक है, समझ गए होगे। आगे चलिए। बुध और सूर्य के चारों ओर अधिकतम कक्षा परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। ठीक है, कोई चित्र वगैरह होगा तो ठीक है। जिस बिंदु पर बुध की गति ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। ठीक है, ये मतलब डायग्राम का क्वेश्चन होगा, कोई मैप का। ठीक है, डायग्राम का क्वेश्चन होगा। मान लो ये सूर्य है, कितना बड़ा बना दिया। ठीक है, मान लो ये सूर्य है। ठीक है, अब बुध यहाँ पर है तो बुध इसका चक्कर लगा रहा है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बुध ग्रह चक्कर लगा रहा है। तो ये पूछ रहा है जो ये चक्कर लगा रहा है ना, तो ये मान लो चक्कर लगाती है ना पृथ्वी, तो ये धीरे धीरे जब पृथ्वी मतलब सूर्य के इस वाले एरिया में आती है और यहाँ, तो सूर्य की गति ऐसे तेज हो जाती है पृथ्वी की। ठीक है, मान लो ये सूर्य है और जैसे ये पृथ्वी चक्कर लगाती है ना सूर्य का, तो मान लो इधर से चक्कर लगाना स्टार्ट किया ऐसे 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 ऐसे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है सूर्य का, मान लो ये सूर्य है तो ये पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी यहाँ पर पहुँचेगी ना सूर्य के और इस वाले एरिया में पहुँचेगी तो पृथ्वी की गति तेज़ हो जाएगी ऐसे, पूरी तेज़। और जब ये इस वाले एरिया में पहुँचेगी तो ये धीरे हो जाती है। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पर पूछ रहा है बुध के अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये सूर्य है, जब ये बुध यहाँ से चक्कर लगाएगा, यहाँ पर मान लो ये पॉइंट इसने इंगित कर रखे होंगे, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। तो अब बताना है कि बुध ग्रह का सबसे ज़्यादा गति कहाँ पर होगी। तो मैंने बताया ना, जब पृथ्वी पहुँचती है सूर्य के इस वाले एरिया में और इधर, तो पृथ्वी की गति तेज़ हो जाती है, घूमने की ऐसे घूमती है जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर मान लो पृथ्वी यहाँ से घूमेगी और इधर पहुँचेगी तो धीरे धीरे घूमेगी, लेकिन जैसे यहाँ पहुँचेगी और यहाँ पहुँचेगी तो एकदम तेज़ घूमेगी ऐसे। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, तो जब बुध ग्रह इस वाले एरिया में पहुँचेगा सूर्य के, तो यहाँ पर तेज़ी से घूमेगा और इस वाले एरिया में स्लो। ठीक है, आगे चलिए। मंगल पर जीवन उपस्थित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं सुगमित हैं? तो बताइए मंगल ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है? तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए बर्फ़ घटकों और हिम शीतों जल की उपस्थिति। ठीक है, मतलब जो मंगल ग्रह वगैरह हैं तो वहाँ पर बर्फ़ के घटक वगैरह, हिम वगैरह और जल की उपस्थिति वगैरह है, यानी कि जल वगैरह मिला है। तो वहाँ पर बताया जा रहा है इस वजह से मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, पता नहीं क्या टाइप हो गया। आगे चलिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो ये बता दिया 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23.5 डिग्री। ये ऐसे लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, ये कंप्यूटर से टाइपिंग करने में ये 1/2 चढ़ता नहीं है, मतलब एक ये 2 एक के ऊपर नहीं चढ़ता है ऐसे। ठीक है, तो समझ जाना ये 23.5 डिग्री लिखा हुआ है। आगे चलिए। ठीक है, तो ये भी बात हो रही है पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी अपने ध्रुवीय दूरी पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। ठीक है ना, ये 23.5 डिग्री यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 23.5। ठीक है, तो ये 23.5 ही होता है। ठीक है, समझ जाना। आगे चलिए। यहाँ पर निम्नलिखित आकार, ठीक है, आकार के यानी कि आकार के अकॉर्डिंग इन ग्रहों को अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति ग्रह, ये तो नो डाउट अबाउट डैट। उसके बाद शनि के बाद आएगा वरुण, फिर पृथ्वी। ठीक है ना, यानी कि ये हो जाएगा सबसे पहले बृहस्पति, फिर आएगा चौथा शनि, फिर आएगा
वरुण यानी कि दूसरा, और फिर आएगी पृथ्वी यानी कि 14, 23, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में ऐसे कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन कौन से ग्रह हैं? तो ये बृहस्पति और शनि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता? तो ये सबसे पास में है बुध। ठीक है, तो ये सबसे पहले डिस्टेंस कवर कर लेगा। आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं और यहाँ कोड की सहायता से क्या बताना है। तो यहाँ पर ठीक है, ये कथन कारण वाले हैं। तो चलिए देखिए, कथन कारण वाला क्या कहता है। पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर से चंद्रमा का पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सही है। ठीक है, जो पृथ्वी है तो पृथ्वी से मतलब चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, ये सही है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन के काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है? तो यहाँ पर दोनों सही हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ से ग्रुप सी डी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता? तो ये 1/3 यानी कि 1/3। ठीक है, याद रखना, 1/3। ठीक है, एक ही फलक दिखाई देता है, मतलब एक ही पार्ट दिखाई देता है, यानी कि 1/3। समझ गए होगे? आगे चलते हैं। तो ये शुरू में ही बता दिया था, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, तो ये शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो ये शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, ठीक है, बोर का तारा, बिग डिपर, ये शुक्र को कहते हैं। ठीक है, ये कुछ लॉलीपॉप भी हैं। आगे चलिए, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये बृहस्पति ग्रह सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ये कई बार बता दिया। आगे चलिए, यूरेनस सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 84 साल लेता है। आगे चलिए, शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। आगे चलिए, सूर्य की सबसे धीमी परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो अभी बताया ना, प्लूटो भी सबसे ज़्यादा कर लेता है टाइम, ठीक टाइम से। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लगता है किसको? यूरेनस को। अभी बताया ना कितने साल? 84 साल। ठीक है, तो यही सबसे धीमा है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यूरेनस सबसे धीमा है। ठीक है, समझ जाना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेता है? तो ये है शनि। ठीक है, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे अधिक समय लेता है शनि। आगे चलिए, निम्नलिखित में से जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो वह कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बुध है क्या? ये रहा बुध, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, वे दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये लॉलीपॉप है, ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र। आगे देखिए, निम्नलिखित ग्रहों युगों में से कौन बिना उपग्रह के हैं? तो बिना उपग्रह यानी कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है। आगे चलिए, किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो ये बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये देखिए कितनी बार पूछा है, दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए कितनी बार पूछा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, मंगल। आगे चलिए, सूर्य पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो ये मंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड रुको। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछा पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन है? तो यहाँ पर है मंगल। ठीक है, और मंगल से भी नज़दीक पड़ता है कौन सा? फ्राइडे यानी कि शुक्र ग्रह। ठीक है, बट यहाँ देखो शुक्र ऑप्शन में नहीं है, तो शुक्र ऑप्शन में नहीं है तो हम लगाएंगे मंगल पर। ठीक है, और यहाँ पूछा पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा है? तो यहाँ मंगल भी है, लेकिन इधर दिया हुआ है शुक्र को। ठीक है, तो ये हम शुक्र पे लगाएंगे क्योंकि सबसे नज़दीक है शुक्र। ठीक है, उसके बाद आता है मंगल, बट वहाँ पर ऑप्शन में शुक्र था नहीं, तो इसलिए हमने मंगल पे लगाया। तो आई होप क्लियर हो गया। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम है, तो ऑप्शन नंबर बी शुक्र। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए, अगर ये शुक्र ऑप्शन में ना होता तो हम लगाते मंगल पर। ठीक है, और यहाँ दोनों ऑप्शन में है तो हम पहले लगाएंगे मंगल पे, यानी कि शुक्र पे। ठीक है,
पृथ्वी के सबसे निकटतम तो ये हो जाएगा शुक्र। आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। पृथ्वी के सबसे निकटतम तो ये शुक्र है। देखिए कितनी बार पूछा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा बुकरोड के अंदर की चक्रीय धाराएं। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए स्टूडेंट, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। स्टूडेंट इस गति को हम अनुभव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। स्टूडेंट ये 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। आगे देखिए रेडियो। स्टूडेंट्स दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं, तो बताइए। रेडियो तरंगे कहाँ से निकलती? तो आयन मंडल है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर ए में ही तो है आयन मंडल। ये रेडियो तरंगे वगैरह सब आयन मंडल का कमाल है ये। आगे चलिए, ग्रहों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये ऑप्शन नंबर दे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए स्टूडेंट। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। स्टूडेंट मतलब इनमें चमक वगैरह ना होते हुए भी ये ग्रह चमकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पृथ्वी की गति। पृथ्वी के पारित घूमने वाले, सिंपल वे में समझिए स्टूडेंट्स। ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर जो घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह हैं स्टूडेंट्स, तो वो बाहर स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर थे ना हम, तो चलिए देखिए क्या कहता है। पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम जो उपग्रह हैं, तो इनके बाहर मान लो कोई गेंद वगैरह गिरा दो या फिर कुछ और गिरा दो, तो उसका क्या इफेक्ट होगा स्टूडेंट? तो इफेक्ट देखिए, पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। स्टूडेंट्स मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो ये कृत्रिम उपग्रह वगैरह हैं ये चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गेंद वगैरह फेंक दो स्टूडेंट, तो ये गेंद भी इसी आवर्तकाल में घूमती रहेगी। स्टूडेंट वो बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा एक उपग्रह है ना कि ग्रह। स्टूडेंट्स आगे चलिए, टाइटन। स्टूडेंट तो ये टाइटन शनि का एक उपग्रह है। स्टूडेंट्स याद रखना, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो ये टाइटन है शनि का। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी स्थित है, तो ये शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा है, तो ये हो जाएगा श्यान द्रव। स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स। ये डीप लेवल का क्वेश्चन और ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है। आगे चलिए, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के लिए अब तक पाए जाने वाले लक्षण में सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जल है, मीथेन गैस और जिप्सम भी मिलता है यहाँ पर। शनि ग्रह स्टूडेंट, तो शनि ग्रह कैसा है, तो ये नेपच्यून से गर्म है। आगे चलिए, पृथ्वी का व्यास, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये मैंने बता दिया था ना, 12,742 स्टूडेंट, ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो पृथ्वी का व्यास है 12,742, ये शुरू में बता दिया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें कोई नहीं है स्टूडेंट। आगे चलिए, कौन सा ग्रह और सौर जगत में सबसे दूर ग्रह है, तो ये नेपच्यून स्टूडेंट। नेपच्यून ग्रह सौर जगत के अकॉर्डिंग दूर है स्टूडेंट्स। आगे चलिए, निम्नलिखित ग्रहों में उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सजाना है, तो चलिए बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे दूर, एक सेकंड रुको स्टूडेंट्स। निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सजाना है, तो चलिए देखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, पानी आनी पी लो, मैंने तो पी लिया है स्टूडेंट्स। तो चलिए, यहाँ पर ग्रहों को उनके सूर्य से दूरी के क्रम में बढ़ते क्रम में सजाना। तो देखिए, ग्रह के सूर्य के सबसे पास कौन होगा इनमें से? सबसे पास होगा पृथ्वी, यानी कि पहले पृथ्वी आएगी, फिर आएगा बृहस्पति यानी कि तीसरा, फिर आएगा यूरेनस और लास्ट में आएगा प्लूटो, यानी कि 4, 1, 23, 41। ऑप्शन नंबर बी में स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा समय लेता है, तो ये देखिए वरुण स्टूडेंट्स, ये ऊपर बता के आया हूँ ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये हो जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है तो ये बृहस्पति।
शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल को यहाँ पर कहा गया शुष्क हवा, ये लॉलीपॉप है। आगे चलिए, नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम था? तो ये इन्होंने भेजा था फिनिक्स। ठीक है, जो फिनिक्स यान था ये नासा वालों का था, जो कि गया था मंगल ग्रह पे, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में लगने वाला समय कितना है? तो बता दीजिए कितना टाइम लेती है। तो पृथ्वी 365 से तो ज़्यादा लेती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 365.25 दिन। आगे चलिए, पृथ्वी की परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो पृथ्वी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? और यहाँ लगा हुआ स्टार। ठीक है, तो 1 मिनट में मेरे अकॉर्डिंग पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो 1 मिनट में लगभग मेरे अकॉर्डिंग 30 किलोमीटर। 1 सेकंड बता क्या? रुको 1 मिनट रुको। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना, ये पृथ्वी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर घूमती है। ठीक है, और यहाँ पूछा मिनट में, तो आप कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी हम पढ़ के आए 1 सेकंड में 30 किलोमीटर, बट यहाँ पर पूछा मिनट के अकॉर्डिंग, तो इसको मिनट में करेंगे तो मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1800 किलोमीटर। ठीक है, 1 मिनट में। बट इन ऑप्शनों में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसको देखेंगे अगली वीडियो। ठीक है, बाकी आप देख लेना, अगर किसी को पता हो तो बता सकता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो नहीं होगा तो अगली वीडियो में इसको देखेंगे। बाकी देखिए, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, तो मीथेन सबसे ज़्यादा है बृहस्पति ग्रह पे। ठीक है, ऐसे याद रखो, बृहस्पति का विलय होता है तो ये हो जाएगा सिलिकोटो से बना हुआ। ठीक है, बृहस्पति का जो विलय है, ठीक है, विलय माने वही जो छल्ले वगैरह इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये बृहस्पति का जो विलय बना हुआ है तो ये सिलिकोटो से बना हुआ है। ठीक है, और देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये वीडियो 1 घंटा प्लस हो गई है, इसमें क्वेश्चन तो हैं अभी भी लगभग 80 क्वेश्चन बचे हुए इसी चैप्टर के। ठीक है, वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये हमने स्टार्ट किया था 2046 क्वेश्चन थे, और हमें जाना है 2269 क्वेश्चन तक जाना है। ठीक है, और हम पहुँच गए 2190 तक, तो लगभग अभी 80 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आने वाला पार्ट होगा तो हम इसमें 2190 से आगे देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं करंट। ठीक है, करंट की बात बताऊं तो ये बृहस्पति के सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006-07 में, तो उस टाइम थे शनि के, लेकिन अभी 2020-21 में बृहस्पति के 20 उपग्रह और खोजे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा बृहस्पति के हो गए हैं अब। ठीक है, करंट की बात है ये, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ही तो है। ठीक है, तो सही तो बता रहा हूँ, सी ही है। ठीक है, तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक करना फ्रेंड्स, थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब वगैरह करो चैनल को। फ्रेंड्स, शेयर वगैरह करो, ताकि अपना चैनल ग्रो करे, और ग्रो करेगा तो ऐसा ही आपको इवन क्वालिटी का डाटा मिलता रहेगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, UPPSC का जब तक एग्ज़ाम होगा ना, तब तक हम बहुत कुछ कवर कर चुके होंगे। ऑलरेडी हमारी हिस्ट्री एंसेंट हिस्ट्री रामचरण शर्मा की बुक से, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की बुक से, और विपिन चंद्रा की बुक से, और प्लस में स्पेक्ट्रम की बुक से 2000 क्वेश्चन में मॉडर्न हिस्ट्री के कराए हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका प्लेलिस्ट में लिंक लगा दिया जाएगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।